गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम क्लास 10th की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की मैथमेटिक्स की क्लास में हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था, 1.2 एक्सरसाइजेस तक मैंने कंप्लीट कराया था। आज हमें एक्सरसाइज 1.3 पे आना है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ प्रमेय हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मुझे बतानी पड़ेंगी जिसके अकॉर्डिंग ही वो चैप्टर आपका 1.3 एक्सरसाइज बनाया गया है। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको, कुछ टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज 1.3 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम एक प्रमेय यानी कि थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जिसकी ज़रूरत हमें एक्सरसाइज 1.3 में पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये थ्योरम क्या कहता है कि यदि p, ठीक है, p मान लीजिए कोई संख्या है, तो यदि p अभाज्य संख्या मान लीजिए कोई दी हुई है आपकी, तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई संख्या p है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो जो p है वो a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं इसे लिख के क्लियर करती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रमेय क्या कहता है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। इससे मैं आपको एक रफली एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए p आप ले लेते हैं 2 और a स्क्वायर यानी कि आप ले लेते हैं 4, ठीक है। 4 को आप 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर ले सकते हैं एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो यदि जो आपका 2 यानी p है, ठीक है, तो अगर ये 2 a स्क्वायर यानी इसे विभाजित करता है, ठीक है, 4 को विभाजित करता है, यदि 2 4 को विभाजित करता है, तो यदि हम इस वर्ग को हटा दें, केवल a लिखें, तो ये 2 उसे भी विभाजित करेगा। यही है इस कहने का मतलब कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रमेय, जिसका यूज हम 1.3 एक्सरसाइज में करेंगे। अब इससे एक स्थिति आपको क्या समझ में आती है कि इस स्थिति में जो p है आपका, ठीक है, वो आपका a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। क्या मतलब है कि इस स्थिति में जो p है आपका, जैसे मैंने ये लिया था, इस स्थिति में जो p है, p कितना है, मान लीजिए 2 लिया था हमने, तो इस स्थिति में p जो है वो a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। यानी a स्क्वायर हमने कितना लिया था, 4 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर था, ठीक है। तो इस स्थिति में जो p है वो a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। क्यों होगा, 2 स्क्वायर का, जो 2 का होल स्क्वायर से 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो एक गुणनखंड ये आपका क्या होगा, a होगा, यानी ये कट जाएगा, एक गुणनखंड है। बाद वाली संख्या कुछ भी हो, लेकिन एक पहला वाला जो होगा वो एक उसका गुणनखंड होगा जरूर, ठीक है। तो इस स्थिति को भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस स्थिति में p a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, यानी कि जैसे ये 2 था वो 4 का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, क्योंकि 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो बाद वाला कुछ भी हो, पहला एक गुणनखंड तो वो सेम होगा ही होगा। तो इससे एक चीज पे हम क्या पहुंचते हैं कि p = आप क्या लिख सकते हैं, ac। इसका क्या मतलब हुआ कि बाद वाली संख्या कुछ भी हो, लेकिन एक गुणनखंड तो वही होगा, ठीक है। a स्क्वायर बाई p है, तो मैंने बोला इसको a × a लिख सकते हैं। तो पहला क्या होगा, a गुणनखंड तो वही होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 4/2 लिया था, तो 2 × 2, बाद वाला कुछ भी हो, मान लीजिए अगर 6/2 हो, ठीक है, 6/2 हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो /2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। तो बाद वाली संख्या कुछ भी हो, लेकिन पहला गुणनखंड एक वही रहेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p = ac, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन पे पहुंच गए कि आप p = ac लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका प्रमेय। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो, अर्थात इसका क्या मतलब है, HCF 1 हो, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी संख्याएं जिन्हें या तो केवल 1 से विभाजित किया जा सके और या तो केवल वो स्वयं से विभाजित हो, दोनों, उन्हें क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या हम कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स,
सभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो, अर्थात उन्हें केवल 1 से या स्वयं से विभाजित किया जा सके, किसी भी दूसरी संख्या से नहीं, वो सभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अब जो हमारी तीसरी और इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है विरोधोक्ति विधि। ठीक है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है विरोधोक्ति विधि, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो भी आपका कथन दिया रहेगा उसके विपरीत लेकर आप अपना जो है प्रूफ यानी उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति की क्रिया जो है आपकी, जो प्रूफ करने, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको प्रूफ करने के लिए जाता है इस चैप्टर में, तो आपको किसी भी संख्या को अपरिमेय प्रूफ करना देगा, तो उसे प्रूफ करने के लिए आप विरोधोक्ति विधि यूज करेंगे, जिसे विरोधाभास भी कहते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जो है आपका, उसमें आप विलोम लेकर चलते हैं। ठीक है, आपको जब दिया जाएगा कि सीधे कीजिए कि कोई भी संख्या, मान लीजिए ये अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप उसे परिमेय संख्या मानकर चलेंगे, विरोध मानकर चलेंगे, उसे ही हम कहते हैं विरोधोक्ति विधि। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन उसकी भी डेफिनेशन इसको भी समझाने के लिए लिख देती हूँ, आप नोट करेंगे सब कुछ। ठीक है, और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपका एक्सरसाइज 1.3 है जो मैं अब स्टार्ट करूंगी। पहले मैं इसकी 2 लाइन डेफिनेशन लिख देती हूँ। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, विरोधोक्ति विधि में क्या कहते हैं, इस विधि में हम दिए गए कथन के विपरीत चलकर उपपत्ति की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 पर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 आपकी बुक में जो है, उसमें पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी ये विरोधोक्ति विधि है, इसमें हम दिए हुए कथन के विपरीत चलकर उपपत्ति क्रिया यानी प्रूफ की क्रिया करते हैं, तो इसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। यानी कि हमें करना क्या है कि ये दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है √5। ठीक है, तो हम इसे विरोधोक्ति विधि से √5 को एक अपरिमेय संख्या मानकर आगे की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे विरोधोक्ति विधि से माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमने मान लिया विरोधोक्ति विधि से माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मैंने आपको बहुत बार बताया था स्टार्टिंग में, जो सबसे फर्स्ट वीडियो था, मैंने वास्तविक संख्याएं शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q ≠ = 0 होगा। मैंने बहुत बार ये बताया है। तो अगर ये मैंने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब हम क्या लिख सकते हैं, √5 को p/q लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे तब √5 = क्या लिख सकते हैं, p/q। ठीक है, लिख सकते हैं, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैंने बताया था, जहाँ q ≠ 0 होगा, साथ ही मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था कि सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक क्या होती है, जो केवल स्वयं से या 1 से पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी मैं लिख देती हूँ, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अर्थात क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि p और q जो है वो केवल या तो स्वयं से या 1 से ही पूरी तरह विभाजित होगा। तो आप लिखेंगे अर्थात p और q केवल 1 से या स्वयं से ही पूरी तरह विभाजित हो सकता है, पूरी तरह विभाजित होता। ठीक है, तथा q ≠ 0। तो आप यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, तथा q ≠ 0। ये आपको क्या करना है,
ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इस पर हम कि अब हम क्या करेंगे, आगे का स्टेप ध्यान से समझिए। अब आपको दोनों पक्षों को वर्ग करना है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए, जब आप दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा √5 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा p/q का स्क्वायर होगा। अब मैंने आपको ये चीज़ मैंने बताई हुई है पहले असम्पशंस में कि अगर आपकी दो बार आपका यदि अंडर रूट में संख्याएं लिखी होती हैं, एज एग्जाम्पल लिखा हुआ है √a मल्टीप्लाई √a, तो अंडर रूट का जो ये दो बार होता है तो वहां से आपको एक बार संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो √5 मल्टीप्लाई √5 क्या हो जाएगा, आपका 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p²/q²। आप पक्षांतर कर देंगे तो ये यहाँ पे जो भाग में है ये गुणा में हो जाएगा, तो आप इसे और क्या लिख सकते हैं, 5q² = p², ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पहले तो आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है आपको वो ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, q² अगर आपको लिखना हो तो q² = p²/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो p² है वो 5 से विभाजित है, क्योंकि बटे में आपका भाग में लिखने का मतलब ही हुआ, अगर हम 25/5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 25 है वो 5 से विभाजित है। उसी तरह से p²/5 यानी कि यहाँ पर p² जो है वो 5 से विभाजित है। तो एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जो हमारा प्रमेय है कि यदि कोई भी संख्या, एज एग्जाम्पल यहाँ a लिया गया था कि p² यदि a² जो है p से विभाजित है, ठीक है, तो जो a है वो p से भी विभाजित होगी। उसी तरह से यहाँ पर p² जो है वो 5 से विभाजित होगी, तो हम कह सकते हैं कि p भी 5 से विभाजित होगी। तो वो लाइन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यदि जो p² है वो आपका 5 से यदि विभाजित है, p² 5 से विभाजित है, तो आपका जो p है तो p भी क्या होगा, देखिए यदि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, होगा। इसे आप स्थिति 1 मान लीजिए, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी अभी, ठीक है। इसे आप स्थिति 1 मान लीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, मैंने एक चीज बताया था कि यदि, ठीक है, यदि a² 5 से विभाजित है, यदि a² p से विभाजित है तो p भी a से विभाजित होगा, ये बताया था मैंने, ठीक है। और एक और चीज बताई थी कि इस स्थिति में जो p होगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, 5, इस स्थिति में जो 5 होगा वो a² यानी p² का एक गुणनखंड होगा। तो आप ये लाइन भी यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, तब p का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, लिखेंगे ना। तो आप लिखेंगे तब p का एक गुणनखंड 5 होगा। कैसे होगा, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए 4 वाला लिया था मैंने, 4/2, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। यदि आपका ये मान लीजिए p है, तो यदि p a² का 1 से विभाजित है तो अगर हम सिर्फ 2 ले यानी स्क्वायर का हटा दे तो यानी a जो होगा वो भी p से विभाज्य होगा। और दूसरी स्थिति मैंने बताई थी कि इस स्थिति में जो आपका जो 2 है, यानी यहाँ पर जो 2 है वो इसका एक गुणनखंड होगा, क्योंकि हम इसे 2 × 2 लिख सकते हैं। बाद वाली संख्या कुछ भी हो, पहली वाली एक उसका गुणनखंड तो होगा ही होगा। उसी तरह से यहाँ पर होगा कि तब p जो है, यदि p² 5 से विभाजित है तो p है वो भी 5 से विभाजित होगा, और इस स्थिति में जो p है उसका एक गुणनखंड 5 होगा। तो इसलिए आप क्या लिख सकते थे, मैंने एक चीज आपको बताई थी, तो इस स्थिति में आप क्या लिख सकते थे, p = AC यानी p =
5c या 5m कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो p इज इक्वल टू, इस स्थिति में आप 5c लिख सकते हैं। इसे आप इक्वेशन 2 ले लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। अब इस p की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में, इसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लिखिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो आप लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या होगा, p इज इक्वल टू 5c, यहाँ पर क्या है 5q²। पहला समीकरण पहले लिख लीजिए, क्या है आपका 5q² इज इक्वल टू p² है, तो ये वाली तो वही रहेगी। और p के जगह हमने क्या ले लिया, 5c ले लिया, तो 5c का स्क्वायर, ठीक है। तो 5q² इज इक्वल टू क्या होगा, 5 × 5 = 25 c²। तो यहाँ से आप 5q² बटे 25 बराबर c² लिख सकते हैं। तो 5 × 5 और 5 × 5 = 25। तो यहाँ से क्या आया आपका q²/5 इज इक्वल टू c² आया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, तो जो q² है वो भी 5 से विभाजित है, तो इस स्थिति में हम फिर कह सकते हैं कि q भी 5 से विभाजित होगा। फिर वही लाइन लिखते हैं हम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ q² 5 से विभाजित है, ठीक है, 5 से विभाजित है, तब q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो फिर से हम वही कह सकते हैं। तो ये आपका दूसरी स्थिति आ गई। तो आप यहाँ पे आप अपना लिख लीजिए स्थिति 2। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए आपकी जो स्थिति 1 है वो क्या कह रही है कि p² जो है वो 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है। p यहाँ स्थिति 1 से क्या मिला कंक्लूजन कि p जो है वो 5 से विभाजित है। स्थिति 2 से कंक्लूजन मिला कि q भी 5 से विभाजित है, यानी p और q 5 से विभाजित है। जबकि हमने जो अजम्पशन किया था स्टार्टिंग में, तो p और q केवल एक या स्वयं से विभाजित होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा जो हमने अजम्पशन किया वो कथन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि p/q क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत हो गई, तो हम कह सकते हैं कि p/q अतः स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके बराबर क्या, √5, यानी जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये भी नहीं है, तो √5 क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या, जो आपको प्रूफ करना था। तो हम ये लाइन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है, ठीक है, लिख देती हूँ। आप लिखेंगे स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि जो p, ठीक है, p/q है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तब जो उसके बराबर है √5 वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर जाकर आपका जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको क्या क्या करना पड़ा। पहले विरोधोक्ति विधि से आपने क्या किया, अजम्पशन किया कि √5 एक परिमेय संख्या, विरोध यानी उल्टा किया। तो जब परिमेय संख्या है तो √5 इज इक्वल टू p/q लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वही होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात p/q के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने क्या लिया है कि p और q एक सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात
P और Q केवल 1 से या स्वयं से पूरी तरह विभाजित होंगे। अब हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो आपको ये मिला, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या अजम्पशन लिया कि जब P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, इससे स्थिति 1 मिली। फिर P का एक गुणनखंड 5 होगा, ये हमें पता चला, तो वहां से हम P = 5 से ले लिए और इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो हमें ये मिला, ठीक है। अब यहाँ से भी पता चल गया कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, स्थिति 2। अब स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट हो गया कि जो P और Q है वो 5 से विभाज्य हो रहा है, जबकि हमने पहले लिया था कि वो केवल 1 या स्वयं से विभाज्य होगा। तो हमारा जो असम्पशन था वो गलत हो गया, यानी कि P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, तो उसी के बराबर √5, यानी ये भी परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से हम करते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको विरोधोक्ति विधि लगानी है और आपको उल्टा मानकर चलना है कि वो एक परिमेय संख्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे विरोधोक्ति विधि से माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से इसके आगे मैं करती हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, तब आप 3 + 2√5 = क्या लिख सकते हैं, P/Q, जहाँ पे आपको मैंने बार बार बताया, जहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है तथा आपका Q ≠ 0 होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 2√5 निकालना हो तो आप इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो यहाँ = किधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2√5 = क्या लिख सकते हैं, P/Q -3 लिख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 2√5 = यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, P माइनस, यदि एलसीएम लेंगे तो Q होगा एलसीएम, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P माइनस क्या हो जाएगा, 3Q, इसका गुणा हो जाता है यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से √5 केवल निकाल लीजिएगा, √5 की बात करनी हो तो क्या हो जाएगा, P - 3Q, और ये गुणा में है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 2Q। अब देखिए यहाँ बहुत इजी हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आपने प्रूफ कर लिया पहले क्वेश्चन में कि √5 हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसी के बराबर में ये जो है ये भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इन दोनों से ही मिलाकर हमारा ये बना है, तो यानी यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिख देंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके बराबर ये, यानी कि P - 3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप लिखेंगे P - 3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लास्ट में फिर आप क्या लिखेंगे, अतः, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर ये बना है तो आप लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपका ये भी हो गया प्रूफ। तो बहुत इजी है। आज मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए प्रमेय बताया, उसके बाद सौभाज्य संख्या, विरोधोक्ति विधि जिसकी यूज हम इसमें किए, पहला क्वेश्चन बताया, और सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। विरोधोक्ति विधि हमने लगाया, इसको एक परिमेय संख्या माना। उसके बाद हमने पक्षांतर, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं जब ये परिमेय संख्या है। फिर हमने पक्षांतर कर दिया, ये मिला। उसके बाद यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो हमें ये मिला, और √5 यहाँ से निकाला। तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके बराबर ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, और इन्हीं दोनों से मिलकर हमारा ये बना, तो यानी कि ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमारा जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगी, एज अ होमवर्क मैं आपको इसकी पिक दे दूंगी और आप सभी बच्चे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।